रामपुर गांव में पार्वती जी अपने बड़े से पुश्तैनी घर में रहती थी। उनके पति फौज में थे, जिनके जाने के बाद उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। उनके 2 बेटे थे, अमित और सुमित। दोनों शहर में बस गए थे और अपनी पत्नियों नेहा और अंजलि के साथ रहते थे। जब तक पार्वती जी स्वस्थ थी, दोनों बेटे बहुएं साल में एक बार चक्कर लगा लेते थे। लेकिन जैसे ही पार्वती जी को घुटनों के दर्द की समस्या हुई, उन्होंने शहर जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, अकेले घर में क्या करूँगी, बच्चों के साथ रहूँगी तो मन लगा रहेगा। शहर पहुँचते ही पहले कुछ दिन तो बहुत खातिरदारी हुई, लेकिन नेहा और अंजलि की नज़र पार्वती जी की उस भारी भरकम पेंशन और गहनों की पोटली पर थी। एक शाम नेहा ने अंजलि से फुसफुसाते हुए कहा, देखना अंजलि, माँ जी की पेंशन हर महीने आती है, लेकिन हाथ से 1 रुपया नहीं निकालती। सारा पैसा शायद अपनी बेटी को देने की फिराक में है। धीरे धीरे बहुओं का व्यवहार बदलने लगा। पार्वती जी को सुबह की चाय के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता। एक दिन जब पार्वती जी ने अमित से कहा, बेटा दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तो पास खड़ी नेहा तो नक्कर बोली, माँ जी आपकी इतनी पेंशन आती है, कभी कभी खुद भी मंगवा लिया कीजिए। हम तो बच्चों की स्कूल फीस भरते भरते ही कंगाल हो रहे हैं। अमित चुप रहा। सुमित ने भी गर्दन झुका ली। पार्वती जी का दिल टूट गया। जिस बेटे को उन्होंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वह उनकी दवा के खर्च पर मौन था। एक दिन पार्वती जी ने अपनी पोती के जन्मदिन पर उसे एक छोटी सी सोने की चैन भेंट की। यह देखकर अंजलि भड़क गई। माँ जी दिखावा रहने दीजिए, घर के राशन के लिए पैसे मांगो तो बहाने बनाती हैं और बेटी और पोतियों पर सोना लुटा रही हैं। अगर आप यहाँ रहना चाहती हैं तो अपनी पेंशन का आधा हिस्सा रसोई के लिए देना होगा। पार्वती जी ने शांत होकर पूछा, और अगर मैं ना दूँ तो? अमित ने झिझकते हुए कहा, तो माँ शायद आपको गांव वापस चले जाना चाहिए। यहाँ का खर्चा उठाना हमारे बस का नहीं। पार्वती जी की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक चमक थी। उन्होंने अपनी पोटली उठाई और कहा, ठीक है बच्चों, मैं आज ही चली जाऊंगी। बहुएं खुश थी कि अब घर और पैसा उनका होगा। लेकिन अगले महीने जब पेंशन का दिन आया तो दोनों बेटों के पास बैंक से नोटिस आया। पार्वती जी ने अपनी पूरी पेंशन और जायदाद एक ट्रस्ट और वृद्धाश्रम के नाम कर दी थी। उन्होंने वसीयत में साफ लिखा कि उनके बेटों को तभी हक मिलेगा जब वे साबित करेंगे कि उन्होंने अपनी माँ की सेवा बिना किसी स्वार्थ के की है। कुछ दिन बाद नंदिनी अपनी माँ को ससम्मान अपने घर ले गई। जब अमित और सुमित वहाँ पहुँचे और माँ से माफ़ी मांगी, तो पार्वती जी ने सिर्फ इतना कहा, रिश्ते खून से नहीं एहसास से चलते हैं। जो अपनी माँ की दवा और रोटी का हिसाब रखते हैं, उनके लिए मेरी कमाई के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। दोनों बहुएं और बेटे हाथ मलते रह गए। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने सोने की मुर्गी देने वाली माँ की ममता को खो दिया था। कविता के थप्पड़ की गूंज से पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। रीता और सविता अपने गाल पकड़े शन्न रह गई। तभी शोर सुनकर राजेश और सुरेश भी कमरे से बाहर आए। यह क्या बदतमीजी है कविता, तुमने मेरी पत्नी पर हाथ
कैसे उठाया? राजेश चिल्लाया। कविता शेरनी की तरह पलटी। उसकी आंखों में अंगारे थे। बदतमीजी बदतमीजी तो तुम लोग कर रहे हो राजेश भैया। जिस माँ ने तुम्हें पाल कर इंसान बनाया, आज उसे तुम रोटी और दवा के लिए तरसा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम भाई नहीं, अपनी पत्नियों के हाथों की कठपुतली बन गए हो। शांता देवी, जो अब तक कोने में रो रही थी, धीरे धीरे उठकर खड़ी हुई। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामा और बेटों की तरफ देखा। बस राजेश, बस सुरेश, बहुत तमाशा हो गया। मुझे लगा था कि पैसे बांटने से तुम खुश रहोगे और मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरा वजूद ही ख़त्म कर दिया। रीता फुफकारते हुए बोली, अब ज़्यादा नाटक मत कीजिए माँ जी, यह घर हमारे पोतियों का है। शांता देवी ने एक ठंडी हंसी हंसी। उन्होंने अलमारी से एक फाइल निकाली और मेज पर पलट दी। गलत फहमी में मत रहो रीता, यह घर तुम्हारे ससुर ने मेरे नाम किया था। जब तक मैं जीवित हूँ इस घर की मालिकिन मैं हूँ और यह पेंशन, यह सरकार मुझे मेरी सेवा के लिए नहीं, तुम्हारे पिता की ईमानदारी के लिए देती है। शांता देवी ने कठोर स्वर में कहा। राजेश, सुरेश, अपनी पत्नियों को लेकर इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। मुझे नहीं चाहिए ऐसे बेटे जो अपनी माँ की दवा का हिसाब मांगते हैं। सुरेश गिड़गिड़ाने लगा, माँ हम कहाँ जाएंगे? बाहर बहुत महंगाई है, वही महंगाई जिसका वास्ता तुम मुझे दवा ना देने के लिए देते थे। शांता देवी ने गरज कर कहा, अब जाओ और जाकर समझो कि एक एक पैसे की कीमत क्या होती है। कविता बेटा, वकील को फ़ोन लगा। मैं यह घर और अपनी संपत्ति किसी अनाथालय के नाम कर दूंगी, पर इन एहसान फरामोशों को एक ईंट भी नहीं मिलेगी। जब बेटों और बहुओं ने देखा कि माँ अब पिघलने वाली नहीं है और वे सच में बेघर होने वाले हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रीता और सविता, जो अब तक जहर उगल रही थी, शांता देवी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी, लेकिन शांता देवी ने अपना पल्लू उनसे छुड़ा लिया। उन्होंने कहा, आंसुओं का हिसाब लेना जरूरी था। तुम लोगों ने मेरे बुढ़ापे का मजाक उड़ाया है, अब अपनी जवानी का हिसाब खुद रखो। कविता अपनी माँ को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। शांता देवी ने घर पर ताला जड़ दिया और चाबी अपनी बेटी को सौंप दी। उन्होंने तय किया कि वे अब अपनी बाकी जिंदगी स्वाभिमान के साथ बिताएंगी, ना कि किसी के रहमो करम पर। जब शांता देवी कविता के साथ उसके घर चली गई, तो पीछे राजेश, सुरेश और उनकी पत्नियों के पास रहने को छत तो थी, लेकिन घर में बरकत ख़त्म हो गई थी। शांता देवी ने कानूनी तौर पर उनके बैंक खातों में जाने वाली पेंशन रोक दी थी। बिना माँ की पेंशन के घर चलाना मुश्किल हो गया। रीता और सविता, जो अब तक ऐश कर रही थी, अब एक एक पैसे के लिए आपस में लड़ने लगी। राजेश पर कर्ज बढ़ने लगा और सुरेश की शराब की लत ने घर की बची खुची जमा पूंजी भी ख़त्म कर दी। एक रात रसोई में खाली डब्बों को देखकर सीता फूट फूट कर रोने लगी। उसने राजेश से कहा, हमें माँ जी की बद्दुआ लग गई है। जब वो थी तो कम से कम घर में सुकून तो था। हमने चंद रुपयों के लालच में
साक्षात लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। शहर में कविता के घर रहकर शांता देवी ने खुद को हारने नहीं दिया। उन्होंने अपनी पेंशन के पैसों से पास के एक छोटे से मोहल्ले में ममता की पाठशाला शुरू की, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाती थी और विधवा महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। उनके चेहरे पर अब झुर्रियाँ नहीं, एक नई चमक थी। अब वह किसी पर बोझ नहीं बल्कि दूसरों का सहारा बन चुकी थी। 6 महीने बीत गए। एक सुबह शांता देवी की पाठशाला के बाहर 2 शख्स फटे पुराने कपड़ों में खड़े थे। वह राजेश और सुरेश थे और उनके पीछे रीता और सविता भी सिर झुकाए खड़ी थी। उनकी आंखों में अब लालच नहीं बल्कि गहरा पछतावा था। राजेश ने कांपते हुए कहा, माँ, हमें घर या पैसा नहीं चाहिए, बस अपनी शरण में ले लो। हमें समझ आ गया कि घर पैसों से नहीं, माँ के आशीर्वाद से चलता है। शांता देवी ने उन्हें देखा। एक माँ का दिल पसीज तो गया, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर आज उन्होंने फिर से उन्हें सिर पर चढ़ाया तो वे फिर वही गलती करेंगे। शांता देवी ने शांत भाव से कहा, तुम लोग मेरे बच्चे हो और माँ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, लेकिन अब तुम उस घर में मालिक बनकर नहीं रहोगे। मैंने वह घर एक ओल्ड एज होम में बदल दिया है। अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो वहाँ आकर सेवा करो। तुम सबको नौकरी करनी होगी और अपना खर्चा खुद उठाना होगा। पेंशन के 1 रुपये पर भी अब तुम्हारा हक नहीं है। बहुओं ने चुपचाप सिर झुका लिया। उन्हें समझ आ गया था कि आंसुओं का हिसाब हो चुका है। वृद्धाश्रम में सेवा करते हुए राजेश, सुरेश और उनकी पत्नियों के दिन अब पूरी तरह बदल चुके थे। जो बहुएं कभी शांता देवी को 1 गिलास पानी देने में कतराती थी, आज उन्हें दर्जनों बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ रही थी। एक दिन वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग महिला बीमार पड़ गई। रीता को उनकी गंदगी साफ करनी पड़ी। पहले तो रीता को बहुत घिन आई और उसके मन में फिर से वही पुराना गुस्सा जागा। उसने सविता से कहा, सविता, हम क्या इसलिए पैदा हुए थे कि अब दूसरों के पैर धोए? माँ जी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। तभी पास ही खड़े एक बुजुर्ग बाबा, जो सब सुन रहे थे, बोले, बेटा, आज तुम्हें घिन आ रही है। सोचो, तुम्हारी माँ ने भी तो तुम्हें मैला साफ किया होगा जब तुम छोटे थे। उन्होंने कभी घिन नहीं की क्योंकि उनके पास ममता थी। आज तुम्हारे पास ममता नहीं, सिर्फ मजबूरी है। जिस दिन मजबूरी ममता में बदल जाएगी, उस दिन तुम्हें शांति मिलेगी। रीता की आंखों में बिजली सी कौंधी। उसे अपनी माँ जी का वह चेहरा याद आया जब वह दवा मांग रही थी और उसने मोबाइल चलाने के लिए उन्हें झिड़क दिया था। वह फूट फूट कर रोने लगी। शांता देवी दूर से यह सब देख रही थी। कविता ने धीरे से पूछा, माँ, क्या आप इन्हें कभी माफ़ कर पाएंगी? शांता देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, सजा देना मेरा मकसद नहीं था, सुधारना मेरा मकसद था। जब तक इंसान खुद अपनी गलती की आग में नहीं जलता, वह कुंदन नहीं बनता। आज इनके आंसू असली हैं। दिवाली का दिन था। पूरा वृद्धाश्रम दियों से जगमगा रहा था। सुरेश और राजेश ने कड़ी मेहनत से कमाए हुए अपने पहले वेतन से शांता देवी के लिए एक साधारण
से सूती साड़ी और उनकी पसंदीदा दवाइयाँ खरीदी। वे दोनों अपनी पत्नियों के साथ शांता देवी के पास पहुँचे और उनके पैरों में गिर पड़े। राजेश ने रूंधे गले से कहा, माँ, आज हमें पेंशन का 20,000 रुपये नहीं चाहिए। आज हम अपने पसीने की कमाई से आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाए हैं। क्या आप हमें दोबारा अपना बेटा मानेंगी? शांता देवी की आंखों से ममता के आंसू छलक पड़े। उन्होंने सबको गले लगा लिया। उन्होंने घर के ताले तो नहीं खोले, लेकिन दिल के दरवाजे खोल दिए। शांता देवी ने अपना घर हमेशा के लिए उन बुजुर्गों के नाम कर दिया जिनका कोई नहीं था। उनके बेटे और बहुएं अब उसी आश्रम के सच्चे सेवक बन गए। शांता देवी ने दुनिया को बता दिया कि आंसुओं का हिसाब केवल बदला लेना नहीं होता, बल्कि बिगड़े हुए रिश्तों को संस्कार की भट्ठी में तपाकर दोबारा सोने जैसा बनाना होता है। शांता देवी ने सबको गले तो लगा लिया था, लेकिन उनके मन में एक बात साफ थी, माफ़ी और अधिकार में बहुत अंतर होता है। रिश्तों का घाव भर चुका था, पर निशान बाकी थे। अगले दिन शांता देवी ने पूरे परिवार को बुलाया। सबके चेहरे पर एक उम्मीद थी कि शायद अब माँ जी वापस घर चलने को कहेंगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन शांता देवी ने एक कागज़ मेज़ पर रखा। उन्होंने कहा, राजेश, सुरेश, तुम लोग सोच रहे होगे कि अब मैं आश्रम छोड़कर वापस पुराने घर में तुम्हारे साथ रहने चलूँगी। नहीं, वह घर अब उन बुजुर्गों का है जिनके पास कोई सहारा नहीं है। मैंने अपना जीवन अब उन बच्चों औरतों के नाम कर दिया है जिन्हें समाज ठुकरा देता है। रीता ने धीरे से पूछा, तो माँ जी, हमारा क्या होगा? क्या आप हमें कभी अपने पास नहीं रखेंगी? शांता देवी ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग अब अपने पैरों पर खड़े होना सीख गए हो। तुम चारों अब शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा किराए का मकान लोगे। तुम अपनी मेहनत से कमाओगे और अपना घर चलाओगे। मैं महीने में एक बार तुमसे मिलने आऊँगी, लेकिन तभी जब तुम अपनी कमाई से मुझे एक वक्त की रोटी खिलाने के काबिल हो जाओगे। सविता और रीता ने इस बात को बुरा नहीं माना। उन्हें समझ आ गया कि माँ जी ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया है। सविता ने एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोली और रीता ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। 2 साल बीत गए। शांता देवी की पेंशन अब उन अनाथ बच्चों की पढ़ाई में जाती थी जिनके माता पिता नहीं थे। अब उनके पास अपना कहने को कोई बंगला नहीं था, लेकिन पूरा शहर उन्हें पेंशन वाली दीदी के नाम से सम्मान देता था। एक शाम शांता देवी अपने पति मनीष जी की तस्वीर के सामने बैठी थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। बाहर राजेश, सुरेश, रीता और सविता खड़े थे। उनके हाथों में मिठाइयाँ थी और चेहरे पर एक आत्मसम्मान की चमक। राजेश ने कहा, माँ, आज हमने अपना खुद का एक छोटा सा घर खरीदा है। वह आपके बंगले जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसकी नींव हमारी ईमानदारी की कमाई से बनी है। क्या आप आज हमारे नए घर में गृह प्रवेश करने चलेंगी? शांता देवी की आंखों में तृप्ति के आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके पति ने सही कहा था।
उन्होंने अच्छी बहुएं ही चुनी थी, बस वक्त की धूल ने उनके मन को मैला कर दिया था। आज वह धूल पूरी तरह साफ हो चुकी थी। शांता देवी उठी, अपनी लाठी पकड़ी और अपने बच्चों के साथ चल दी। आंसुओं का हिसाब पूरा हो चुका था, अब खुशियों की बारी थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।